हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोट मेकिंग के बारे में कि अगर पर्टिकुलरली फॉर यूपीएससी मेंस आप नोट्स बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस किस टॉपिक के आपको नोट्स बनाने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आई विल शो यू माई नोट्स एंड नोट्स फ्रॉम वन ऑफ द टॉपर्स इन द रिसेंट ईयर्स कि उन्होंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे एंड हाउ दैट कैन हेल्प यू इन मेकिंग योर ओन नोट्स। राइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये दैट यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। अगर आप किसी और के नोट्स पे डिपेंडेंट हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी और टॉपर के नोट्स पढ़ के, क्योंकि आई हैव रिसीव दिस रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स वेयर पीपल आस्क मी कि सर आप अपने नोट्स दे दीजिए, नहीं फ़ायदा होगा। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप बस एक जंक कलेक्टर बन जाओगे कि आपने 50 टॉपर्स के नोट्स इकट्ठे कर लिए हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उन्हें दोबारा नहीं पढ़ने वाले हो। नोट्स बनाने का, पर्टिकुलरली अपने नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि यू आर लर्निंग वाइल यू आर मेकिंग दोज नोट्स। कि नोट्स बनाते बनाते आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें दिमाग में लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया, जब हम उसे पेपर पे उतारने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये नहीं समझ आया हम। एंड अगर हम किसी और के नोट्स इस्तेमाल करते हैं तो ये जो प्रोसेस है, जो हम लिखते हुए अपने नोट्स बनाते हुए चीज़ें सीखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, ये प्रोसेस को हम इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण फिर नोट्स बनाने का इतना फ़ायदा नहीं होता। सो डोंट बिकम अ जंक कलेक्टर। माने कि दुनिया भर के नोट्स एंड पीडीएफ्स अगर आप इकट्ठे कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेक योर ओन नोट्स एंड ट्राई टू कीप देम कंसाइज एंड प्रिसाइज। नाउ कमिंग टू वाई डू यू नीड टू मेक नोट्स, कि भाई फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब एग्ज़ाम सर पे होता है, एग्ज़ाम एक हफ़्ता दूर होता है या बिल्कुल एकदम इमीडिएटली पास होता है, टाइम क्रंच होता है एक बहुत बड़ा। उस टाइम पे आप सारी किताबें दोबारा नहीं पढ़ सकते, उस टाइम पे आप सारी रिसोर्सेज दोबारा नहीं देख सकते। तो उस टाइम क्रंच में अपना स्ट्रेस कम करने के लिए नोट्स आर हेल्पफुल, क्विक रिविजन के लिए नोट्स आर हेल्पफुल, एंड ये एक बहुत ही लिमिटेड मटेरियल होता है जिसे आपको रेफ़र करना है। आइडली आपके नोट्स पर जीएस पेपर, जैसे GS1, दीज शुड बी अबाउट 50 to 60 पेजेस। सिमिलरली फॉर GS2, GS3, हर जीएस के पेपर के आपके 50 से 60 पेज के नोट्स हो जाएंगे। तो मतलब जनरल स्टडीज़ के ओवरऑल नोट्स आपके 200 to 250 पेजेस के नोट्स हो जाएंगे ओवरऑल, एज़ कम्पेयर टू अगर सिर्फ स्पेक्ट्रम देखी जाए तो स्पेक्ट्रम 800 पेज की किताब है, एंड दैट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ GS1। तो नोट्स बनाने में ये बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल चीज़ रहती है कि इट कंडेंसेस द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट यू हैव टू गो थ्रू, ताकि जो एक बार पहले आपने मटेरियल पढ़ लिया उसका आपने सार निचोड़ के अपने नोट्स में निकाल लिया, एंड देन यू आर रेडी टू गो राइट बिफोर द एग्ज़ाम। एट द सेम टाइम ये तो हो गया कि भाई हम फॉरवर्ड थिंकिंग है, हम देख रहे हैं कि पेपर से पहले क्या फ़ायदा होगा। करंट में भी फ़ायदा है इस चीज़ का, क्योंकि जब आप नोट्स बनाने बैठोगे तो यू विल हैव टू डू थॉरो रीडिंग। आपको ध्यान से सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे ही नोट्स बनाने लगते हैं हमें पता चलता है कि भाई क्या चीज़ एग्जैक्टली समझ आई है, क्या चीज़ नहीं आई है। जो चीज़ नहीं आई है उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा इन द प्रेजेंट इज़ यू नीड टू एंगेज विद द सब्जेक्ट। कुछ टॉपिक्स जो मे बी शायद आपको किसी पर्टिकुलर किताब से नहीं समझ आया, आपको गूगल सर्च करनी पड़ेगी, आपको और चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। हर एक चीज़ के लिए ये नहीं होगा, बट पर्टिकुलर टॉपिक्स, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स कभी कभार आपको और जगह से भी देखने पड़ेंगे। तो जब आप एंगेज करोगे सब्जेक्ट के साथ इतना, जब आप 3-4 जगह से लेट्स से इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको इन्फ्लेशन एकदम समझ आ जाएगा, और वो समझ फिर आपको अपने नोट्स में उतारनी है। तीसरी चीज़ जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन विच इज़ ऑफन ओवरलुक्ड, ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हमारी जो मेमोरी है, जो ह्यूमन मेमोरी है, वो काम करती है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई हम डिस्क्रीट फैक्ट्स को रिकॉल करते हैं। माने कि हम एक एक पॉइंट को रिकॉल करेंगे तो हमारी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। बट अगर हम एक चेन ऑफ इवेंट्स को रिकॉल करें, अगर हम एक लॉजिकल सीक्वेंस को रिकॉल करें, जैसे कि आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू माइट हैव फेस दिस, कि कभी कभार हम एक कमरे में जाते हैं एंड हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए थे। एंड इन सच अ केस व्हाट हैपन्स इज़ दैट वी ट्राई टू रिकॉल कि अच्छा पहला थॉट क्या आया था, और उस पहले थॉट से उठाते 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 हम एंड तक आ जाते कि अच्छा हम यहाँ क्यों आए थे। सो दिस चेन, दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ व्हाट यू हैव टू डू इन योर नोट्स।
ये ऑर्गेनाइजेशन आप जितनी बेहतरीन तरीके से करोगे अपने नोट्स में, उतना ज़्यादा आपके नोट्स आपको फ़ायदा देंगे. एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ऑर्गेनाइज इज़ विद द सिलेबस, कि सिलेबस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करो. सिलेबस बहुत ही डिटेल्ड है, आपको सिलेबस बताएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको किस किस तरीके से लिखनी है, नोट करनी है, पर्टिकुलरली फॉर GS 2 and 3, राइट. तो सिलेबस के हिसाब से अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, किताबों के हिसाब से नहीं. नोबडी टोल्ड यू टू मेक नोट्स ऑफ लक्ष्मीकांत. आई एम टेलिंग यू टू मेक नोट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी. और इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें जो सिलेबस में दी हुई हैं. सो ये एक बहुत ही क्लियर सा डिस्टिंक्शन अपने दिमाग में बनाइए. लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बनाने हैं, स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं बनाने हैं, हिस्ट्री एंड पॉलिटी के नोट्स बनाने हैं. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ अब आ जाते हैं हम कि हमें नोट करनी क्या चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट ओवर हेयर. सो इफ़ यू लुक एट मेंस का सिलेबस फॉर GS 2, इसमें 5th पॉइंट जो है दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, structure and functioning, power and privileges, and issues arising out of these. I want you to go and check the mains का syllabus and tell me if I missed anything in the 5th point over there. ये पार्लियामेंट का जो सिलेबस आपने देख लिया. अब इसमें आपको स्ट्रक्चरल इश्यूज नोट डाउन करने हैं. आपको स्ट्रक्चरल इश्यूज किस तरीके से करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत फ्रीक्वेंटली ये सुना होगा कि भाई पार्लियामेंट में एब्सेंटीज़म बहुत है, कि भाई MPs आते ही नहीं हैं. तो आपको ये नोट नहीं करना है कि भाई सचिन तेंदुलकर हैड द लोएस्ट अटेंडेंस रेट ड्यूरिंग हिज राज्यसभा टेन्योर. नो, स्ट्रक्चरल इशू है कि देर इज रेगुलर एब्सेंटीज्म, कि देर इज रेगुलर एब्सेंटीज्म, कि आपको ये नहीं करना है कि भाई इस कमेटी का फंक्शन रोक दिया गया, या भाई जो IT कमेटी है उसमें ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ. नहीं, आपको ये लिखना है कि कमिटीज़ का यूजेज कितना है, क्या कमिटीज़ को ढंग से यूज़ किया जा रहा है या नहीं, क्या मनी बिल्स एंड जो आर्टिकल 117 के तहत फाइनेंशियल बिल्स है उनका डिस्टिंक्शन मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं. दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल इशूज यू हैव टू टॉक अबाउट. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, सो देन ये सॉल्यूशन, ये यहाँ पे अपने मन की बात नहीं करनी है, यहाँ पे हमें एक्सपर्ट्स की बात सुननी है. एक्सपर्ट्स लाइक सुभाष कश्यप, लाइक DD वासु. तो ये एक्सपर्ट्स जो हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि भाई सारी किताब छान मारनी है सिर्फ इस चीज़ के लिए. जहाँ जहाँ आपको सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है तब आप इन एक्सपर्ट्स को रेफ़र कीजिए. बिना बात के पूरी चीज़ें सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस इज़ हाउ यू सेव टाइम, दिस इज़ हाउ यू इंक्रीज एफिशिएंसी इन योर प्रिपरेशन. फाइनली आपको नोट डाउन करने हैं ट्रेंड्स. ट्रेंड्स कैसे कि एब्सेंटीज़म वगैरह वाला ट्रेंड अगर हम देखें, या अगर हम एक जनरल ट्रेंड देखें कि क्वेश्चन आवर एंड ज़ीरो आवर का यूजेज ओवर द लास्ट 3 लोकसभाज प्रोग्रेसिवली नीचे गिरता जा रहा है, तो क्या ये एक ट्रेंड नहीं है जो हमें दिख रहा है. तो इस तरीके के ट्रेंड्स आपको देखने हैं. एंड फाइनली व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक योर ओन फैक्ट शीट. फैक्ट शीट का क्या काम है यहाँ पे. फैक्ट शीट आपको बेसिकली बहुत ही एक सिंपल तरीके से एक जगह पे टॉपिक के हिसाब से बहुत सारे जो आपने फैक्ट्स कई कई जगह पढ़े हैं एक जगह इकट्ठा करके दे देती है. आई विल शो यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट आई मीन व्हेन आई से अ फैक्ट शीट. तो वी हैव अ फैक्ट शीट दैट वी हैव शेयर्ड ऑन द वेबसाइट. यू कैन रेफर टू इट इफ़ यू वांट. यू कैन जस्ट गो टू upscprep.com. यहाँ पे आप फैक्ट शीट सर्च करोगे तो ये एक फैक्ट शीट आपको खुल जाएगी. Now, this particular fact sheet has been organized according to the Sustainable Development Goals. तो भाई नो पावर्टी के अगर फैक्ट्स देखें तो ऑक्सफैम रिपोर्ट के 4-5 फैक्ट हैं यहाँ पे पावर्टी से रिलेटेड. दैन ज़ीरो हंगर से 7 फैक्ट है. इंडिया में हंगर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशंस क्या हैं उसके. तो ये फैक्ट शीट जो है, अगर मैं इस फैक्ट शीट को बार बार देखता रहूँगा तो मुझे GS 2 में भी जब NGOs, SHGs, विमेन एम्पावरमेंट पे सवाल आएंगे तो आई कैन यूज़ दीज फैक्ट्स. बट अगर मेरे फैक्ट बस बिखरे हुए होंगे कि अरे वो भी याद करना है, ऐसे भी याद करना है, तो देन इट विल बिकम डिफिकल्ट. सो स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको तैयारी करनी है. जो आप नोट्स बना रहे हैं उनमें स्ट्रक्चरल इश्यूज नोट डाउन कीजिए, उनमें स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस गिवन बाय एक्सपर्ट्स. मन की बात नहीं करनी है यहाँ पे. एंड ट्रेंड्स कैसे कि भाई क्या चीज़ें ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमें दिखाई दे रही हैं,
कि एब्सेंटीज़म आज ज़्यादा है या हमेशा से ज़्यादा था, कि भाई पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का फंक्शनिंग आज कम है या हमेशा से कम था। तो ये ट्रेंड्स हैं एंड ये आपको नोट डाउन करने हैं। एंड फाइनली फैक्ट शीट, जैसा कि हमने देखा अभी, तो फैक्ट शीट का लिंक अगर आपको चाहिए तो दैट विल ऑल्सो बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ कमिंग टू द फैक्ट शीट, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू गो एंड सर्च फॉर फैक्ट शीट। इफ यू वांट आई कैन शो इट अगेन। यहाँ पे आपको बस जाना है upscprep.com पे एंड यहाँ पे आप सर्च बार में बस फैक्ट शीट सर्च कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो डूएबल ऑन मोबाइल। तो ये फैक्ट शीट आपको खुल जाएगी, आप इसे देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू माई नोट्स, तो ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए बनाए थे फॉर माई अटेम्प्ट इन मेंस 2020। I'll just zoom in and show you कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। नाउ सिविल डिसोबीडियंस पे मूवमेंट पे अगर मुझे नोट्स बनाने हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकता हूँ, बट बहुत स्ट्रक्चरल तरीके से यहाँ नोट्स बनाए गए हैं। कि सबसे पहले इस कोने में क्या किया गया है, यहाँ पे हमने देखा है कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा था। कि भाई नेहरू रिपोर्ट आई थी, नो चेंजेस एंड प्रो चेंजेस फेज ऑफ काउंसिल एंट्री था, ब्रेक डाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी था, दलित ऑर्गेनाइजेशंस केम अप इन द 1920s, देन बारदोली हैपेंड इन 1928। तो ये बैकग्राउंड था। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस वाज लॉन्च। ऑब्वियसली यहाँ पे जो कोर डायरेक्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे वो थे साइमन कमीशन विच वॉज ऑल वाइट, देन रिजेक्शन ऑफ डोमिनियन स्टेटस जो कि नेहरू रिपोर्ट में दिया गया था, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इन 1929 एंड द 11 पॉइंट अल्टीमेटम जिसमें गांधी जी ने 6 जनरल पॉइंट, 3 बुर्जुआ पॉइंट एंड 2 पेजेंट रिलेटेड पॉइंट्स दिए थे। अब कॉजेज़ की बात हो गई तो हमने अगला क्या देखा यहाँ पे कि नेक्स्ट आई हैव नोटेड डाउन व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि आउटकम क्या था, हुआ क्या इससे। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो नोटेड डाउन एजेंडा क्या था इसका, कि भैया डांडी मार्च करेंगे, डांडी मार्च से क्या होगा, डांडी मार्च के अलावा क्या क्या एक्शन आइटम्स हैं, कि एजिटेशनल पॉलिटिक्स करेंगे तो उसमें क्या क्या होगा, नो पेमेंट नो रेवेन्यू, मास पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन थी, एजिटेशन अगेंस्ट कनिंगम सर्कुलर इन असम, शोलापुर टेक्सटाइल में स्ट्राइक हुई, खुदाई खिदमतगार इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये ओवरऑल आपको एक मूवमेंट का एजेंडा दिखा दे रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई ओ माय गॉड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो सच अ बिग मूवमेंट। हमें पता है नो पेमेंट कैंपेन थे, नो रेवेन्यू कैंपेन थे, विमेन वर ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब एजिटेशन अगेंस्ट सर्कुलर्स एंड टेक्सटाइल स्ट्राइक्स एंड खुदाई खिदमतगार केम अप, एक्टिव वायलेशन ऑफ लॉज एंड कोर्टिंग अरेस्ट, फिलिंग द जेल्स, डांडी मार्च, ये सारी चीज़ें सिविल डिसोबीडियंस में हुई। उसके बाद फिर हमने फाइनली लिखा है इसमें कि भाई रीजंस फॉर एंड, कि भाई फाइनली जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड हुआ तो क्यों हुआ, एंड जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा लॉन्च किया गया, बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैड अ फेज 2, तो फेज 2 में क्या कारण थे शुरू होने के, एंड फिर फाइनली हमारे नोट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। देयर वाज अ सेकंड पेज जो कि यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट दैट्स द जनरल आइडिया। आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ दिस कि किस तरीके से आप अपने नोट्स यहाँ बना सकते हैं। सो नेक्स्ट विल लुक एट द नोट्स ऑफ श्रेयांश कुमत, ही वॉज AIR 4 इन 2019। तो इनके ये जो नोट्स हैं दीज आर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी सिमिलरली इन्होंने क्या किया है कि भाई रीज़न क्या है इनके शुरू होने का, देन व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, देन व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बहुत ही तरीके से इन्होंने, मतलब इन्होंने कहानी नहीं लिखी है, इन्होंने कारण लिखे हैं। व्हाट ही हैज़ रिटन आर दी कॉजल फैक्टर्स एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू नोट। हमें स्पेसिफिक ऐसे नहीं नोट करना है कि भाई पावर लूम वहाँ इन्वेंट हुआ उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नहीं, कि भाई ओवरऑल लार्जर फोर्सेस क्या थी, कि भाई मर्केंटलिज्म ने कैसे इम्पैक्ट किया, कॉलोनियलिज्म ने कैसे इम्पैक्ट किया, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन दे आर इन योर नोट्स। तो क्योंकि नोट में डालने से पहले आपको एक बार समझनी पड़ेंगी, काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सिमिलरली लेट्स लुक एट हिज नोट्स फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन।
तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी अगेन रीजंस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड देन फेजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्होंने लिख दिए हैं काफ़ी तरीके से. सो वेरी स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन. अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हो अपने नोट्स में, बी इट फॉर एनी सब्जेक्ट, देन आई कैन सेफली से दैट यू विल बी रेडी फॉर मेंस. बट ये काम करना आसान नहीं है. I've broken it down for you. Now it's up to you to do the task. And for those of you that are interested, you can also check out our mains and prelims test series for that matter, जिसमें mentorship जो आपको मिलेगा या आपके एग्जाम evaluation जो है that will be till August 2023. If you're interested in checking these out, you can visit courses.upscprep.com. And ये जो टेस्ट सीरीज़ है 2 वेरिएंट्स में है. देर आर 21 टेस्ट एंड देर आर 31 टेस्ट, जिसमें बोथ सेक्शन टेस्ट्स प्लस फुल टेस्ट हैं. सो इफ़ you're interested, you can check out our mains test series. And if you want कि भाई आप आंसर लिख के किसी को दिखाना चाहते हैं, the mentorship part will really help you out. If you do not want to join our test series, you should join at least some test series, because generally tests will help you improve your preparation overall. Thank you all for watching and best of luck on your UPSC journey.